दोस्तों देखिए, आज फिर एक नया चैप्टर के साथ मैं आपके साथ समक्ष आ गया हूँ। जैसा कि लास्ट जो हमारा जो वीडियो था जो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने आई होप देखा होगा, वो था मनी का। तो मनी एंड बैंकिंग करके ऐसा चैप्टर हम सुनते आते हैं। तो मनी का जो बेसिक जो चीज़ थी वो जो हमारे सिलेबस में था, 12th के सिलेबस में, वो तो मैंने उसमें अपलोड कर दिया। अब बारी है बैंकिंग की। अब जब मनी है तो बैंकिंग के बिना कैसे हो सकता है, तो बैंकिंग भी पढ़ना है हमें और हमारे सिलेबस में भी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये बैंक वर्ड जो है, बैंकिंग पढ़ने से पहले बैंक, ये बैंक वर्ड क्या है, बैंक का मतलब क्या है। तो बैंक देखिए, बैंक का मतलब, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक ऐसी संस्था है, ये आम बात है, आपको भी पता होगा, बट मैं बोल रहा हूँ। बैंक में जनरली हम क्या करते हैं, कम से कम दो बातें तो जरूर जाननी चाहिए, जो मेन दो बातें हैं जो बैंक के लिए होना ही चाहिए। तो अगर कोई आदमी बैंक स्टार्ट कर रहा है तो उसके जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो तो है ही। लेकिन फर्स्टली जो है, ये दो बातें तो आपको सुननी, समझनी, जाननी ही पड़ेगी। ये दो बातों के बिना तो बैंक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे जो बातें हैं वो फर्स्ट बातें हैं, पहली बात क्या है, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मतलब जो किससे एक्सेप्ट करना, हाउस होल्ड से या पब्लिक से, जो इकोनॉमी में लोग रहते हैं उनसे एक्सेप्ट करना, लेना। पहले तो डिपॉजिट लेंगे वो। अब जरा सोचिए, एक बैंक है, उस बैंक ने अपना बैंक ओपन कर दिया कि इस नाम से मेरा बैंक है, लेकिन उसके पास अगर डिपॉजिट्स नहीं होंगे, कैश नहीं होंगे, मनी नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे करेगा, अपना खर्चा भी कैसे निकालेगा, अपने स्टाफ को भी, स्टाफ जो भी उनके यहाँ काम करेगा उनको सैलरी कैसे देगा, और जो कस्टमर उनके बनेंगे या जो पब्लिक उनसे बैंक में लाएंगे, तो अगर वो लोन लेने आता है तो उसको कैसे देगा। तो उसके लिए अपनी पूंजी कितना लगा सकता है, अपनी पूंजी एक हद तक ही लगा सकता है। इसीलिए उसमें ऐड ऑन करने के लिए पब्लिक से क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दूसरा, आप डिपॉजिट ले लिया, अब उस पैसे को रख के ऐसे यूं ही वेस्ट तो नहीं करेगा, ऐसे बक्सा में बंद करके तो नहीं रखेगा। उस पैसे को इस्तेमाल करेगा, उस पैसे का यूज करेगा, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसलिए कहा जाता है कि जो बैंक होता है या कॉमर्शियल बैंक, अभी मैं आगे बताऊंगा, वो एक बैकबोन होता है, इकोनॉमी का बैकबोन होता है। क्यों होता है आगे हम देखेंगे। तो जो बैंक है, पहले हम बैंक जान लेते हैं, फिर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक देखेंगे। तो बैंक का मतलब क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन या ग्रांटिंग लोन, मैंने लिखा हुआ है लोन देना। अब ये लोन क्यों देना चाहता है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि पब्लिक से उसने फॉर एग्जांपल 100 रुपया उसको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब 100 रुपया उसके बैंक में आया, उस 100 रुपया को रख के तो नहीं रहेगा। अब 100 रुपया आया तो उस 100 रुपये में से मान के चला, अब जो आदमी एक डिपॉजिट जमा किया उसके बदले तो इंटरेस्ट भी लेगा। अब इंटरेस्ट लेगा तो उसके बदले आप कहाँ से देगा, अपने घर से तो नहीं दे सकता। वो तो क्या चाहेगा कि मैं कहीं से वो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, वो मनी है, वो कहीं से कमाऊं। तो क्या करेगा, उस पैसे को किसी और व्यक्ति को, किसी और कस्टमर को वो लोन के रूप में देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 4% के दर से वो कस्टमर को देगा, जो डिपॉजिट जमा हुआ है उस पर। तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा रेट पर लोन देगा ताकि वो उससे ज्यादा कमाए, तो अपने खर्चे और कस्टमर जिसके पैसे यहाँ डिपॉजिट हैं उनके इंटरेस्ट के साथ उसके मनी वापस लौटा सके। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, बैंक की अगर बात करें तो बैंक के लिए दो बातें होना जरूरी है। पहली बात एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा ग्रांटिंग लोन या एडवांसिंग लोन। अब ये तो हो गया बैंक की बात। अगर बैंक की बात करें तो ये है, नॉर्मल भाषा में बैंक ही होता है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है इसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का मेनली दो इसकी बात की गई है, और इसी से हमारे क्वेश्चंस भी हैं। ये आपको नहीं आएगा व्हाट इज बैंक, तो ये जानना जरूरी था कि हालांकि बैंक क्या है। तो बैंक के लिए हमने 2-4-5 मिनट सुन लिया कि बैंक ये है। तो बैंक का मेन मकसद यही होता है कि ये चीज करना है। अब आते हैं उसकी जो बैंकिंग इकोनॉमिकल वे में अगर देखा जाए तो क्या, तो जो बैंक है, अब उस बैंक का दो पार्ट हो सकता है, दो तरीके से बैंक को समझ सकते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बोले तो वाणिज्यिक बैंक, जो कस्टमर के लिए, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसके लिए। और जो सेंट्रल बैंक होता है वो होता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बोले तो हेड, सभी बैंकों का हेड, जो हमारा देश इंडिया है। तो इंडियन इकोनॉमी में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक बैंक है, सबका हेड, सबका एक हेड, एक अपेक्स बैंक होगा, वो होगा
सेंट्रल बैंक, जिसको जो हमारे देश में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक बनाया गया ताकि वो सारे रूल्स, नियम, कानून जो भी कुछ है जिसके तहत, जैसे आगे मैं बताऊंगा, CRR, SLR, बैंक रेट, सारा चीज, इन सबको लागू करना, इन सबको तय करना कि कम करना है कब, कम ज्यादा, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में क्या कैसे करना है, वो सारा चीज बहुत बारीकी से समझना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये मनी और बैंकिंग सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पैसा है ना, सबको अच्छा लगता है। तो पैसे के कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये चीज़ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ पेशेंसफुली इसको समझिए, सुनिए। आई होप आपको समझ आ जाएगा। फिर आप बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बुक में अगर कोई लाइनों की बात समझ नहीं आए तो फिर आप मुझे बता सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल बैंक की, अब बात करते हैं। तो बैंक हो गया, बैंक का 2 पार्ट हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो अब कॉमर्शियल बैंक पहले देख लेते हैं, फिर हम सेंट्रल बैंक करेंगे। पहले कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? उस बैंक का सबसे, उसका मेन फंक्शन, 3 फंक्शन जो मैंने यहाँ पर देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लो। सबसे पहले वही वाली बात, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स, और तीसरा है मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये नई बात आई ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ। मेकिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो ही इन्वेस्टमेंट करना, मनी जो उनके पास एक्सेप्ट डिपॉजिट के रूप में जो आया बैंक में, उनको इन्वेस्ट करना। कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने से क्या आने वाला है? प्रॉफिट। याद रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक हमेशा किसके लिए करता है काम? विद द एम ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों काम करता है एक ही मकसद से, एक ही एम से, उसको प्रॉफिट कमाना है। कॉमर्शियल बैंक का काम है क्या? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाएगा, और वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? इन तीनों चीजों से। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसे, लोन दे करके मनी को इन्वेस्ट करना, जैसे कि शेयर मार्केट में, और भी बहुत तरह की चीजें हैं। जो प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हब हैं, उनको प्रोडक्शन सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तो उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कैसे आना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या होता है? बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है। थोड़ा इसको इलेबोरेट 1-2 मिनट देखते हैं क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक को बैकबोन क्यों कहा गया इकोनॉमी का? आप जरा देखिए, अभी कोई आदमी है, उसको स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बना, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ भी ऐसा कुछ स्टार्टअप करना है, छोटा बड़ा या मिडिल साइज का जो भी है, तो उसको चाहिए पैसा। किसी भी चीज के लिए चाहिए पैसा। तो बैंक में इस तरह के प्रावधान किए गए, इस तरह की चीजें बनाई गई है कि आप वहां से लोन ले सकते हो, जो भी नियम कानून उसके तहत लोन लेते हो। अगर आप देखिए, अगर ये बैंक नहीं होता तो उसको लोन नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता तो वो पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते तो वो उस पैसे से कुछ नया प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाता। प्रोडक्शन हाउस बनेगा, पर याद रखिएगा हमेशा, प्रोडक्शन हाउस बनेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ चीजों की उत्पादन होगी, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो कौन करेगा प्रोडक्शन? 2 ही चीजें, जैसा कि लास्ट प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था, प्रोडक्शन होने के लिए 2 चीज होता है, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव से आप प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? लेबर को रखेंगे, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा? लोग उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, मनी का मार्केट में पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च कहाँ होगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे। और हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, सभी के सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या होता है? कुछ न कुछ टैक्स इंक्लूडेड होता है। अब वो टैक्स इंक्लूड होगा तो क्या होगा? सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार की झोली में पैसा आएगा, सरकार के पास बजट बढ़ेगा, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा। पैसा आने से क्या होगा? सरकार फिर अपने बजट को बढ़ाएगी, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब जरा सोचिए, अगर ये बैंक लोन नहीं देगा तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर काम कैसे करेगा, या अपना पैसा कब तक लगा सकता है आदमी? इसीलिए और भी बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे आप लोग हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए और भी कई तरह की चीजें होती है, उन चीजों के लिए भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है हाथ में, उस पैसे को लोग बक्सा में या संदूक में कब तक बंद करके रखेगा? कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करेगा, और जहां इस्तेमाल करेगा वो पैसा जो ही मार्केट में आया और जहां इस्तेमाल हुआ, उसका यूज हुआ, उस पैसे का यूज हुआ, इट मीन्स कि वो पैसा मनी सर्कुलेट कर रहा है। जितनी मनी सर्कुलेशन होगी उतनी मनी से मनी क्रिएशन होगी। ये चैप्टर में है भी मनी क्रिएशन का। उस मनी क्रिएशन से गवर्नमेंट को फायदा होता है और इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बैकबोन है किसका? इकोनॉमी का। अगर कमर्शियल बैंक नहीं होगा तो कस्टमर का खाता नहीं होगा, कस्टमर के खाते होंगे तो कस्टमर उसमें लोन कैसे लेगा? इसीलिए ये कहा जाता है। तो अब हम कमर्शियल बैंक के बारे में जान लिए मोटा मोटी तौर पर। ये 3 बातें याद रखिएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट करेगा और विद द एम ऑफ, चौथी बात, तीन बात हो गया, अब चौथी बात क्या है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये हो गया इसका मीनिंग। इसी चार बातों को बना के एक सेंटेंस बना दीजिए, कमर्शियल बैंक का मीनिंग बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फंक्शन पे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है वो देखते हैं। ओके, उसमें दो फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन। तो पहले हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को समझते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो जो बैंक्स है वो बैंक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो देयर आर थ्री वेज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या होता है, देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होता है आर दोज डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड। ठीक है, बैंक रिपेबल करता है डिमांड पे, ऑन द डिमांड। अब इसमें क्या है, याद रखने वाली क्या बात है, कुछ बातें याद रखनी है। देखियो सुन के याद रखो, उसमें कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीधी सी बात है। क्या याद रखना है करंट अकाउंट में, ये जनरली बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है, जनरली बिजनेसमैन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्रांजेक्शन के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए वो डे टू डे लाइफ में करंट अकाउंट का इस्तेमाल करता है, इसीलिए ये बिजनेसमैन के लिए ज्यादा सही रहता है। दूसरा, इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल होता है, आप चेक से अपने पैसे निकाल बाहर कर सकते हो, चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। और तीसरी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि रदर देन कि आपको ये होता है कि आपको क्या कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो करंट अकाउंट में याद रखिएगा कि तीन बातें, ये बिजनेसमैन के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरी बात, इसमें कोई इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जो आप अगर डिपॉजिट पे करो, जमा करते हो बैंक में, तो करंट अकाउंट में करोगे तो ये बातें आपको याद रखना है। फिक्स डिपॉजिट में नाम से पता है, फिक्स डिपॉजिट को देखो मैंने लिख दिया, टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, क्यों टाइम, क्योंकि ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए था ना, फिक्स डिपॉजिट कर दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बातें याद रखनी है कि ये सबसे पहले तो फिक्स डिपॉजिट है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप उसमें कोई भी जो सेविंग बैंक हो या जो भी बैंक सेविंग अकाउंट में आपका है, आप अपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो उसको फायदा क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा खासा मिलता है। दूसरा, इसमें याद रखने बात क्या है, इसमें चेक का फैसिलिटी नहीं है, इसमें चेक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास बच गया सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट दोनों वाले होते हैं। जो सेविंग अकाउंट जो हमारा आपका होता है कमर्शियल बैंक में, हाँ, और इसमें क्या फायदा है कि इसमें आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप अपने चेक से, हालांकि आप तो एटीएम कार्ड भी सब कुछ है, तो अपना चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, चेक से आप अपने पैसे निकाल सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, क्या होगा सर रेस्ट्रिक्शंस क्या, मेरा पैसा हम तो निकाल नहीं सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस मैं बता दूं, बुक में इसको नहीं कहा गया है, ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन समझने वाली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो इन बैंकों में क्या होता है कि अगर आपको सेविंग अकाउंट बनाना है तो कुछ अमाउंट, जैसे 10,000, कई बैंकों में 5,000, कई जगह 15,000, इतने मिनिमम अमाउंट आपको रखना पड़ता है। तो आप पैसे निकाल सकते हो थ्रू चेक, थ्रू एटीएम कार्ड या जो डेबिट कार्ड जो भी है, बट आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यही रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इतने अमाउंट उसमें छोड़कर बाकी निकाल सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये था यहाँ पर। बाकी रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन किससे कम मिलता है, फिक्स्ड अकाउंट जो फिक्स्ड डिपॉजिट वाला है उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है, उससे लेस देन मिलता है, उससे कम मिलता है। तो ये बात है, तो आप याद रखना कि पहला जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, उस प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो बातें, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है एडवांसिंग लोन। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर भी तीन बातें हैं, वो क्या क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। तो हमने देखा तीनों की बातें, तीनों के अंदर क्या क्या बातें थी, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम करते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन, अब लोन जो बैंक देगी तो किस किस तरीके से देगी, किसको किसको देगी, कैसे कैसे देगी, उन बातों को थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा पार्ट एडवांसिंग लोन। तो एडवांसिंग लोन प्राइमरी फंक्शन कर रहे हैं हम, तो प्राइमरी फंक्शन का पहला हो गया हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अब दूसरा है सेकंड पार्ट क्या है उसका, एडवांसिंग लोन। अब एडवांसिंग लोन है तो लोन आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है, एक तो मिल सकता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में, दूसरा मिल सकता है डिमांड लोन और तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन्स। अब इन तीनों को थोड़ा समझते हैं बारीकी से। देखिए
नाम से पता चल रहा है कैश क्रेडिट, कैश होता है आपको क्रेडिट जो है कैश के फॉर्म में मिलता है। कैश किसके फॉर्म में मिलेगा? ऑब्वियस बात है कैश मिलेगा, किसी के कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तब तो उसके बदले कैश मिलेगा। तो क्या होगा बेटा? करंट असेट्स। करंट असेट्स के बदले आपको कैश क्रेडिट मिलता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बिहाफ पर आपको ये कैश क्रेडिट मिलता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? पहली बात तो समझ लिए कि कैश क्रेडिट क्या होता है, किसी न किसी के बदले मिलेगा, तो किसके बदले? करंट असेट्स के बदले मिलेगा, जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स, स्टॉक्स वगैरह। अच्छा, अब जो बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसा, जो बोरोवर है उसके बैंक अकाउंट में डालेगा, जो पैसा डालेगा वो जितने सैंक्शन होंगे उस शेयर्स के मुताबिक या उस बॉन्ड्स के मुताबिक या उस स्टॉक के मुताबिक, उस पैसे को, उस मनी को आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, अब आप जितने कैश को उसमें से विदड्रॉ करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, जितने कैश को आप उसमें, इसलिए बोला कैश क्रेडिट, जो कैश आप इसमें से विदड्रॉ करोगे आपके अकाउंट में से सैंक्शन होने के बाद, उस जितने विदड्रॉ करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। ये इसका ये रूल है। तो कैश क्रेडिट में, एडवांसिंग लोन में कैश क्रेडिट का ये बात है। ठीक बेटा, नेक्स्ट है हमारा डिमांड लोन। अब देखिए, डिमांड लोन का मतलब ये है रिकॉल्ड बाय द, डिमांड लोन आर दोज लोन विच आर रिकॉल्ड बाय द बैंक ऑन एट एनी टाइम, ऑन एनी टाइम, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अच्छा, इसमें क्या होता है? डिमांड लोन में आपके अकाउंट में जो आपने डिमांड किया, जो पैसे आपके अकाउंट में आए, उन सारे एंटायर सम के, मतलब उन सारे पैसे के एक साथ आपको पैसा, आप बेशक यूज करो ना करो, आपके खाते में आने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में आ गया, जो बोरोवर के अकाउंट में आ गया, बोरोवर बोले तो जो लोन लेने गया था उसके अकाउंट में आ गया, उसके बाद उसको उतने पैसे का, जो पैसा आ गया उन सब का, एंटायर सम का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये होता है एडवांसिंग लोन का दूसरा हो गया। अब तीसरी है और लास्ट, इसमें क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स। नाम से पता चलता है शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो ये लोन होता है पर्सनल लोन है। ये जो लोन होता है पर्सनल लोन मिलता है, किसी न किसी कोलैटरल सिक्योरिटीज के बिहाफ पर आपको मिलता है, और ये पर्सनल लोन होता है। और इसमें भी सेम यही बात है, पर्सनल लोन है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोले तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बस 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। और इसमें जो भी पूरा का पूरा एंटायर सम, यहाँ भी जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उन सारे अमाउंट का एक साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसमें भी। तो ये है आपका एडवांसिंग लोन के 3 तरीके। आई होप यहाँ तक आपका प्राइमरी फंक्शन समझ आ गया होगा। प्राइमरी फंक्शन की 2 बातें थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। देखो बेटा, जो मैं आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर, बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, मेरा एक ही मानना है कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप कर नहीं सकते हो। अगर एक वीडियो में और बताया था मैंने ये चीज़ें, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चले कि मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा था, एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम जानते हैं। When I see any object, when I see anything, then I know। हम उसको जानते हैं, देखते हैं तो जानते हैं। when I hear, जब हम सुनते हैं, then I understand, तो हम समझते हैं। but when I do, जब हम करते हैं तो हम सीखते हैं। when I do, then I learn। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुन रहे होगे, देख रहे हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका काम है, आप बुक में जाकर उसको पढ़ोगे, लिखोगे, उसके बाद आपको 100% वो सीख जाओगे, समझ जाओगे, जान जाओगे। 3 चीज़ें, मेनली 3 चीज़ें होती है, जानना, समझना और सीखना। अगर किसी भी चीज़ में आपको महारत हासिल करनी है, कोई भी स्किल हो, कोई भी एजुकेशन ही नहीं, जरूरी नहीं किताबी बात ही मैं करो, किसी भी स्किल की बात करो, जब तक आप उसमें 3 बातें नहीं होगी, जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सीधी बात है, ये आपको माननी पड़ेगी। और ये जिंदगी में कभी भी, कहीं भी, कुछ भी चीज़ पाना है तो ये 3 चीज़ आपको होना ही होना चाहिए। जब तक आप जानना, समझना, करना नहीं होगा, आप सीख नहीं सकते, आप कुछ हो ही नहीं सकते, कुछ मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको बारीकी से सुनिए, समझिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं पूर्ण रूप से मैं पूरा सहयोग करूंगा और मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। अब क्या प्राइमरी फंक्शन हो गया, अब हमारा सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, किसका? कॉमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक में हमने प्राइमरी फंक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है?
तो सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब क्या है ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट नाम से पता चल रहा है, ओवरड्राफ्ट ज़्यादा, ओवर मैंने ज़्यादा, तो कहाँ से? तो जो करंट अकाउंट वाला जो है तो कस्टमर कैन ओवर अपने से ज़्यादा ओवरड्रू कर सकता है, अपने अकाउंट से ज़्यादा। लेकिन क्या इसमें है, एक एग्रीड लिमिट के हिसाब से एक लिमिट होगा, उसमें आप अपना ओवर ड्यू कर सकते हो, मतलब जितना आपके है अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, निकाल सकते हो करंट अकाउंट से। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अवेलेबल है फॉर द रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर। रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल में जो उस बैंक से रिस्पेक्टेबल में उनको पता हो कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका जो हैसियत है कितना है, कितनी बार लेन देन क्या करते हो, उस हिसाब से। रिलायबल मैंने विश्वसनीय है, रिस्पेक्टेबल मैंने एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी का होता है, समाज का होता है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस कस्टमर के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। तो यह है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा हमारा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इसमें क्या होता है कि ये फैसिलिटी उसके लिए होता है जो होल्डर्स ऑफ द जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उनके लिए होता है। वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले अपने बिल को डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंटेड कर सकता है, मतलब कि अपने बिल को अपने मतलब एक तरह से कहा जाए तो मनी के फॉर्म में भजा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कमीशन पे करना पड़ता है। कमीशन पे करने के बाद जो पैसा बचा वो जो होल्डर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होल्डर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले है तो आपको उसका कमीशन पे करना पड़ेगा और उसको पैसे काट करके आपको पे करेगा। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको पूरा अमाउंट जो है वो पूरा मिलता है। और नेक्स्ट है आपका एजेंसी फंक्शन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें कई सारी बातें हैं। एजेंसी के रूप में कमर्शियल बैंक एक एजेंसी के रूप में भी काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बहुत ही कॉमन है, ये आप लोगों को पता होगा, एक बार रिपीट बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स मतलब क्या? देखिए, बैंक क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसों को ट्रांसफर करने में होता है। आजकल तो बहुत आसान हो गया, घर बैठे आप मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेते हो। लेकिन जब पहले की बात अगर देखा जाए तो बैंक की वजह से, जैसे कोई किसी का आदमी कोई आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ प्लेस है, कहीं और है, तो यहाँ से वहाँ पैसे भेजने में आसानी होता था। तो कमर्शियल बैंक के थ्रू आप जो है पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे और कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर कहने के बाद सिंपल इसमें यह है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। चलिए बिना बात को टाइम बढ़ाए हुए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स। हाँ, कलेक्शन एंड पेमेंट, कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। वेरियस आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे LIC का प्रीमियम पे करना है, वहाँ से पेमेंट कर दो। आपका कलेक्शन भी करना है कि अगर कहीं से पैसा आना है तो वो कमर्शियल बैंक वो भी आपका पैसा कलेक्ट कर लेता है। तो पेमेंट और कलेक्शन कई प्रकार के जो वेरियस आइटम्स हैं उन सब जगह से पेमेंट करना है, इंश्योरेंस पे करना है, टैक्स पे करना है, इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें पेमेंट करना है तो कमर्शियल बैंक के तहत आप इन सब चीज़ों से कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट होता है, सॉरी ओवरड्राफ्ट के तो डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नहीं डिमांड ड्राफ्ट। जैसे कि मैं बताऊँ इसमें कैसे, जैसे आप कभी अभी 12th में है, आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तो कई जगह, ये स्कूलों में भी कई जगह होता है कि आपको DD बना के पेमेंट करना है। तो क्या करोगे, इस बैंक के तरफ क्या करोगे, आप आपके बैंक के थ्रू आप उसको पे कर सकते हो। तो आप ऐसे करके, तो इस तरह की कई सारे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स हो गया। परचेज एंड सेल ऑफ, हाँ, खरीद बिक्री, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी भी देता है। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको खरीद बिक्री करता है, उन बैंकों को दिया गया जिनको ये परमिट मिले, अलॉट किया गया है, वो करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। सिक्योरिटीज मतलब ये शेयर, डिवेंचर्स, इस तरह की चीज़ों, उनको भी खरीद बिक्री करता है, उनको भी खरीद बेच करता है, जिससे कस्टमर को ये भी फायदा होता है, तो ये भी फायदा हो गया। फिर उसके बाद चलिए इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ये भी बात सही है। इनकम टैक्स इनफैक्ट क्या होता है कि आप देखोगे अपने कस्टमर के लिए तो रिटर्न फाइल भी कर देता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न उसको बना भी देता है, बता भी देता है कि इसका क्या कितना है। अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में या किसी जान पहचान में अगर कोई सरकारी नौकरी वाले होंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनको देखना साल भर का जो सैलरी आता है बैंक अपने आप उनमें से उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न काट करके अपने आप डिडक्ट कर देता है। आपको पे करने की जरूरत नहीं, अपने आप डिडक्ट हो जाता है, वो बैंक अपने आप वो मेंटेन कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के रूप में भी है। और इनकम टैक्स से रिलेटेड कई प्रकार की चीज़ें हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई गाइडलाइन है, कोई बातें हैं, वो भी बैंक आपको बताता है। तो ये फायदा हो गया एजेंसी फंक्शन के तहत, ये भी हो गया।
ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी का भी काम करता है, कई जगह बैंक अपने ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का भी काम करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्या ही बताऊँ इसमें। और लास्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस के रूप में भी काम करता है। तो इसमें कोई नई बातें नहीं है, इसमें मैं आपको डिटेल में क्या ही बताऊँ, बस ये तो काम की चीज़ है। ये 1-2 नंबर में आ सकता है, तो आप बस 1-1 नंबर में बता दीजिएगा। और आपको सेकेंडरी फंक्शन अगर 4 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। अगर 6 मार्क्स में आएंगे तो आपके दोनों इक्वल कहेंगे, राइट द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आपको जो आपका जो प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन दोनों लिखने हैं। तो उसमें लिखोगे तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको देखा होगा एक वीडियो में मैंने बताया भी था, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करना है, 4 नंबर का है तो कैसे करना है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तो दोनों बातें लिखनी है ना, प्राइमरी का भी लिखना है, सेकेंडरी का भी लिखना है। प्राइमरी के अंदर खुद वो इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो 6 नंबर के पॉइंट्स में 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो आप उस हिसाब से आप देख लोगे कितना लिखना है। तो जब आपको ये पूरा, जब आपको एक साथ आ जाता है फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो इन सारे नाम नहीं लिखने हैं, 3-4 नाम लिखने, ETC रख दो, एजेंसी ऑफ लिख देना कि जो कमर्शियल बैंक है तो सेकेंडरी फंक्शन में जब एजेंसी फंक्शन का नाम आएगा, इनमें से 3-4 का नाम लिख के ETC कर सकते हो। अब इतने सारे बात लिखोगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपके आंसर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी छूट सकता है। इसीलिए अगर आप इनमें से, मैं इसको डिटेल में एक-एक करके थोड़ा बहुत इसलिए बताया कि अलग से कहीं 1 नंबर में आ जाए तो आपको ये नहीं लगे कि ये क्या है, कहाँ से आ गया, तो इसलिए आप याद रखिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक, राइट इट्स फंक्शंस, तो कमर्शियल बैंक के मीनिंग और फंक्शन क्या बोला, राइट इट्स फंक्शन, तो फंक्शंस में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आएगा। तो आप उसको उस समय ध्यान रखना है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट प्राइमरी वाले में, एडवांसिंग लोन वाले में से कितना लिखना है, और ये सेकेंडरी फंक्शन है इनमें से कितना लिखना है। इसमें एक फंक्शन और रह रहा है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, तो वो मैं चलो वो भी बता देता हूँ साथ के साथ। तो जिसमें कि जैसे कि जो ट्रैवलर एजेंसी का काम करता है, चेक फैसिलिटी करता है, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वो है। एक आम पब्लिक के जनरल यूटिलिटी के लिए जो भी काम सब हो रहा है उस तरह की चीज़ें भी है, कई बार बैंक करता है, प्रोवाइड करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 1, 2, 3 और 4, चौथा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, आपके बुक में होगा। इसमें कोई नई चीज़ें नहीं, इसलिए क्योंकि हम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो मेन बातें थी, जहाँ लॉजिक है, जहाँ फैक्ट्स है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें कोई फैक्ट्स नहीं है, जानकारी आपके पास भी होगा, और आई होप आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते हो इन फैसिलिटीज़ को, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 4 फंक्शन इसमें भी हो गए। क्या क्या हो गए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद एजेंसी फंक्शन की सारी बातें, और चौथा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बस 4 ये हो गए, इन चारों को मिलाकर। लेकिन लिखना 4 पॉइंट ही है, हेडिंग 4 पॉइंट को डालना है, लेकिन उसको बेशक आप कम कम लिखो, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम कमर्शियल बैंक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल बैंक करूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को हो सकता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता हो, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, 15-20 मिनट जो भी कुछ है आप दो, और आई होप एक बार बैठो तो आप एक बार पूरा क्लियर करके समझ लो, सीख लो। तो आज हमने बैंक जान लिया, कमर्शियल बैंक जान लिया, कमर्शियल बैंक के मीनिंग को जान लिया, फंक्शंस को जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेंट्रल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या है। उसमें बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा है, आप उसको भी देखेंगे। उसमें भी है 2, उसके भी फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके सब देखेंगे, ठीक है। और थैंक यू इतने देर तक सुनने समझने के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन, कोई डाउट, कुछ भी बात है तो बेफिक्र होकर के आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान हमेशा सीखते रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत आता है, मैंने तो हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, मैं इससे ज़्यादा क्या ही सीखना। नहीं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, और हर किसी से सीखना चाहिए। सीखना कोई गलत बात नहीं है। आप भी मुझे बता सकते हो, कोई स्टूडेंट हो जो अभी आप 12th में हो, आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक रह गया, इस सिलेबस में है सर, ये भी रहेगा, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे कह सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए जितना हद तक हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।